Hi everyone, welcome to SK Journey and welcome to lecture number 14 of Sociology series. इसमें हम इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव को डिटेल में देखेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के बीच में डिफरेंस बताया था। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, तो हम इसमें दोबारा देखते हैं और एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। इसमें एक नई चीज आएगी, एंटी पॉजिटिविस्ट, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि देयर इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, इनका फोकस होता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, विच कैन बी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। ये कहते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ये एक्सटर्नल है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस। इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। इसमें सोशल स्ट्रक्चर्स का रोल हो सकता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल परसेप्शन का, इंडिविजुअल बिलीफ का, इंडिविजुअल इंटरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। फिर नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं रियलिटी इज सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन परसेप्शंस, ह्यूमन बिलीव्स एंड ह्यूमन इंटरैक्शंस। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल का रोल बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, विच इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन परसेप्शंस, ह्यूमन बिलीव्स एंड ह्यूमन इंटरैक्शन। फिर एंटी पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? जो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, जो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ये कहते हैं सोशल रियलिटी डायनामिक है और डाइवर्स है, और सोशल रियलिटी कांट बी अंडरस्टूड थ्रू फिक्स्ड या यूनिवर्सल लॉस। पॉजिटिविस्ट हमेशा जनरलाइजेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल लॉ बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रियलिटी जो है उसको आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हो, यूनिवर्सल लॉ लगा के पढ़ सकते हो। लेकिन एंटी पॉजिटिविस्ट इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं सोशल रियलिटी डायनामिक है, डाइवर्स है, इसलिए आप इसको यूनिवर्सल लॉ या फिक्स लॉ से पढ़ ही नहीं सकते। जब हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की, तो ये क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं और इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुड बी अंडरस्टूड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझ सकते हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की बात अगर हम करें या इंटरप्रिटेटिव मेथोडोलॉजी की बात करें, तो क्वालिटेटिव मेथड प्लस इंटरप्रिटेशंस। तो इनकी मेथोडोलॉजी क्या है? क्वालिटेटिव मेथड यूज करना, इंटरव्यूज लेना, इन डेप्थ इंटरव्यू करना, साथ में इंटरप्रिटेशन करना। एंटी पॉजिटिविस्ट, इनकी मेथोडोलॉजी रिफ्लेक्सिव है, क्रिटिकल है। ये मैंने आपको डिटेल में इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया है। रिफ्लेक्सिव होना मतलब दे आर अवेयर ऑफ देयर बायसेस एंड अजम्पशंस। उनको अपने बायसेस और अजम्पशंस के बारे में पता है, तो इसलिए जब भी वो कोई भी रिसर्च करेंगे, कोई भी स्टडी करेंगे, तो वो अपने बायसेस और अपने अजम्पशन को डिस्क्लोज कर देंगे, अनकवर कर देंगे, जिससे उनकी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अपनी रिसर्च को लेस बायस्ड और बैलेंस्ड व्यू के साथ प्रोवाइड कर सकें। इनका फोकस होता है कॉजल एक्सप्लेनेशन पे
और जब हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट की या इंटरप्रिटेटिव की, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पोजिशन, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स बिहाइंड द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, ये फोकस कर रहे हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पोजिशन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स behind the individual's action by interpreting the meanings and motives behind their actions. अगर हम पॉजिटिविस्ट का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारा फंक्शनलिज्म आएगा। नॉन पॉजिटिविस्ट या इंटरप्रिटेटिव की बात करें तो यहाँ पर वर्स्टेहन अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आएगा। और जब हम एंटी पॉजिटिविस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें आएंगी। कुछ थिंकर्स फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी को नॉन पॉजिटिविस्ट में रखते हैं, कुछ लोग एंटी पॉजिटिविस्ट में रखते हैं इसको, क्योंकि फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी इंडिविजुअल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है और स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करता है, इसलिए ज्यादातर थिंकर इसको एंटी पॉजिटिविस्ट मानते हैं। बट कुछ कुछ हैं जो नॉन पॉजिटिविस्ट भी मानते हैं। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस। अब इनिशियली सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेस की तरह बनाने की कोशिश करी गई, तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से उसको पढ़ा गया। फिर धीरे धीरे इसमें नए व्यूज आने लगे। वेबर आए इंटरप्रिटेटिव अप्रोच के साथ, इन्होंने इंटरप्रिटेटिव अप्रोच डेवलप करी। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे जीएच मीड आएंगे और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट डालेंगे। फिर हम देखेंगे ड्रामाटोर्जी अप्रोच आएगी गॉफमैन की। फिर फिनोमेनोलॉजी आएगी अल्फ्रेड शूट्स। फिर एथनोमेथोडोलॉजी आएगी बाय गारफिंकर। तो जब हम यहां से इधर की तरफ आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और स्टडीज और भी ज्यादा डीपर होती जाएगी। पहले पॉजिटिविज्म आया, पॉजिटिविस्ट अप्रोच से सोशियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और ज्यादा हम यहाँ पर मैक्रो से माइक्रो की तरफ बढ़ते गए और अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा डीपर होती गई। अब माइक्रो में हम सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टडीज और भी ज्यादा डीपर होती चली गई। अब यहाँ पर दो लोग हैं, एक वेबर और एक एंथनी गिडन्स। तो वेबर और एंथनी गिडन को ब्रिजर भी माना जाता है। दे एक्ट एज ब्रिजर, दे ट्राई टू बैलेंस द गैप बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट थ्योरीज। अब क्योंकि फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी ये स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए हम इनको एंटी पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। जो इंटरप्रिटेटिव और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स को भी इंपॉर्टेंस देंगे, साथ में ये इंडिविजुअल्स को भी इंपॉर्टेंस देंगे। और ड्रामाटर्जी जो है वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का ही एक पार्ट है, उसी के ब्रांचेस में से एक है, इसलिए ये हमारा एंटी पॉजिटिविस्ट हम इसको कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम नॉन पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैक्रो की, मैक्रो एस्पेक्ट्स। पॉजिटिविज्म मैक्रो एस्पेक्ट्स को पढ़ता है सोशियोलॉजी के, ये चीज माइक्रो एस्पेक्ट्स को पढ़ रही है। लेकिन जब बात यहाँ पे वेबर की आएगी, मीड की आएगी, तो इनको हम एक नया स्टैंस बोलेंगे या नया अप्रोच बोलेंगे, दैट इज मीजो अप्रोच, क्योंकि ये बीच में है। दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिजर, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द गैप, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द गैप बिटवीन पॉजिटिविस्टिक एंड एंटी पॉजिटिविस्टिक थ्योरीज।
तो ये चीज है, तो यहाँ से आते आते इधर तक और भी ज्यादा डीपर होती चली जाएगी स्टडीज, जो भी सोशियोलॉजिकल स्टडीज है। अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज। तो पहला है, इन व्हाट वे इंटरप्रिटेटिव मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच इन द स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। Second is, elaborate the main tenets of interpretative perspective in sociology. Discuss the importance of interpretative understanding of social phenomena and explain its limitation. How does a researcher achieve objectivity in interpretative research? अब ये PYQs देखकर हमको क्या समझ आ रहा है कि हमको इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंटरप्रिटेटिव मेथड होता क्या है या इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है। दूसरा, हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट कैसे है पॉजिटिविस्ट अप्रोच से। तीसरा, हमें इसकी टेनेंट्स पता होनी चाहिए या इसके कोर प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। चौथा, हमें इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें इसका लिमिटेशंस पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए एकदम हैंड में चाहिए। इंटरप्रिटेटिव होता क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी, डिफरेंसेस क्या है, टेनेंस क्या उसके इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, साथ में क्या मेथोडोलॉजी ये यूज करता है, हमें ये पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, हाउ डज अ रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेटिव रिसर्च, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रिटेटिव रिसर्च का मतलब ही है कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग्स, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझना, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना। इसलिए एग्जामिनर ने जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आप इंटरप्रिटेटिव रिसर्च में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को जान रहे हो, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को जान रहे हो, तो आप ऑब्जेक्टिविटी कैसे अचीव करोगे, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन एथनोमेथोडोलॉजी में आया है कि हम एथनोमेथोडोलॉजी की स्टडी को कैसे रिलायबल बना सकते हैं, ये कैसे वैलिड बना सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये जानबूझ के आ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी से डील कर रहे हैं। तो अगर ये अप्रोचेस सब्जेक्टिविटी से डील कर रही है, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाओगे। तो ये भी मैंने इंक्लूड किया है, तो ये वाला आंसर भी आपको मिल जाएगा, हाउ इट अचीव ऑब्जेक्टिविटी। तो हमें इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये हमारे ब्रॉड फ्रेमवर्क्स हैं। जब हमारा ये पूरे सारी चीजें तैयार हो जाएं, तब हम समझेंगे कि हमारा इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से तैयार हुआ है। और यही सारी चीज हमें आगे, क्योंकि अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी पूछ लिया है, एथनो मेथोडोलॉजी में पूछ लिया है कि आप उसको रिलायबल और वैलिड कैसे बनाएंगे, तो कल को वो फिनोमेनोलॉजी पे भी पूछ सकते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पे भी पूछ सकते हैं। मेंटेनेंस उन्होंने इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव का पूछा है, कल को वो पर्टिकुलरली फिनोमेनोलॉजी का भी पूछ सकते हैं, फिनोमेनोलॉजी की पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे पर्सपेक्टिव को हमें तैयार करना है। हालांकि जो भी ये फिनोमेनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, ड्रामाटर्जी है, ये इंटरप्रिटेटिव की ही ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रॉड टॉपिक पे जब ये क्वेश्चन आ गया है, तो जो उसकी स्पेसिफिक चीजें हैं उस पे भी ये आ सकता है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी सिंपली, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, सोशल रियलिटी या सोशल एक्शन, यही है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना या सोशल रियलिटी या सोशल एक्शन। अब इन चीजों की स्टडी कैसे करें, वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट अप्रोचेस। हम सोशल फिनोमेना को कैसे पढ़ रहे हैं, हम सोशल रियलिटी, हम सोशल एक्शन या ओवरऑल सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोशल एक्शन, तो पॉजिटिविस्ट कहेगा कि causes of social action are external,
इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इसमें, ह्यूमन परसेप्शन का कोई रोल नहीं है। जब हम बात करेंगे वेबर की, मीड की, तो ये बोलेंगे causes of social actions are external as well as internal. Social structures influence करते हैं, बट इंडिविजुअल का भी रोल है, सोनली एक्सटर्नल नहीं है। जब हम बात करेंगे एंटी पॉजिटिविस्ट की, तो वो बोलेंगे कि causes of social actions can't be studied. सोशल एक्शन के कॉजेस को स्टडी किया ही नहीं जा सकता। तो हम किस तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, सोशल रियलिटी को पढ़ रहे हैं या सोशल फिनोमेना को पढ़ रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट अप्रोचेस। तो अब देखते हैं इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव। जब भी इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आएगा, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको दो थिंकर्स के बारे में जरूर मेंशन करना है। एक है मैक्स वेबर और एक जॉर्ज जिमल। So interpretive sociology was initiated by German sociologist Max Weber and developed by George Simmel. इंटरपर्सपेक्टिव का अगर हम फोकस देखें, तो पहला, it focuses on understanding the meanings that people attach to their social world. इसका फोकस है मीनिंग जानना, मीनिंग दैट पीपल अटैच टू देयर सोशल वर्ल्ड। सेकेंड, ये क्या कहता है, रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल्स। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। मीनिंग दैट सोशल फिनोमेना, इसका मतलब क्या है कि सोशल फिनोमेना आर नॉट ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटीज बट आर शेप्ड बाय ह्यूमन परसेप्शंस, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट पीपल अटैच टू देयर सोशल वर्ल्ड। और इसका मानना क्या है, व्हाट इट सजेस्ट दैट रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल्स। सोशल फिनोमेना, दैट मीन्स सोशल फिनोमेना आर नॉट ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटीज बट आर शेप्ड बाय ह्यूमन परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसका इसका ये मानना है कि सोसाइटी एक सब्जेक्टिव चीज है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। सोशल रियलिटी लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का मेन फोकस है इन सब्जेक्टिव मीनिंग्स को अनकवर करना, जो कि ह्यूमन इंटरैक्शन और सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करते हैं। तो ये अप्रोच कहती है कि सोशल रियलिटी को लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और ये इंटरप्रिटेशन वेरी कर सकती है। तो इस सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। अगर एग्जाम्पल से ये पूरी चीज मैं आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही की फील्ड से लेते हैं, यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का पहला मैं लेती हूँ। इमेजिन करो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है। अब अगर हम इस एस्पिरेंट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, तो हम उसके उठने के रूटीन को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि हाँ, ये सुबह 4 बजे उठ रहा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो हमने ये ऑब्जेक्टिवली देख लिया। इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या करेगी, हमने ऑब्जेक्टिवली देख लिया इसको कि सुबह उठ रहा है और 4 बजे पढ़ाई कर रहा है। जब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेटिव अप्रोच की, तो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच से देखने पे हम ये जान सकते हैं या ये जान पाते हैं कि ये एस्पिरेंट के लिए 4 बजे उठना सिर्फ एक शेड्यूल नहीं है, बल्कि उसका हार्डवर्क और डेडिकेशन का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ये रूटीन उसके सेल्फ डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके आईएएस बनने के सपने से जुड़ा हुआ है। इस अप्रोच से हम सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे हैं कि हाँ भाई वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, पर उस एक्शन के पीछे के इंटरनल फीलिंग्स और मोटिवेशंस
उस एक्शन के पीछे के फीलिंग्स और मोटिवेशंस को समझ पा रहे हैं। ये है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, जब आप डीपली किसी चीज को समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, वॉक इंटरव्यू, वॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक एस्पिरेंट अपना पहला यूपीएससी मॉक इंटरव्यू दे रहा है। मॉक इंटरव्यू है ये। उसके लिए वो इंटरव्यू कोई ऑर्डिनरी इंटरैक्शन नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ये उसके फ्यूचर करियर का पहला स्टेप है। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से देखें तो बस इतना ही कंक्लूड होगा कि ये एस्पिरेंट एक मॉक इंटरव्यू दे रहा है। हमें ऑब्जेक्टिवली दिख रहा है कि ये एक मॉक इंटरव्यू देख रहा है। लेकिन जब हम इसको इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें उसकी नर्वसनेस, उसके मन में चल रही उम्मीद और सपने भी दिखाई देंगे। ये समझने की कोशिश करना कि उस मोमेंट में उस एस्पिरेंट के मन में क्या चल रहा है। यही है इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव, या ये वर्स्टहेन का एसेंस है पूरा। उसकी नर्वसनेस जानेंगे, उसका कॉन्फिडेंस जानेंगे, उसके मन में क्या चल रहा है, वो टेंस कितना है। ये इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव देखेगा। और अगर पॉजिटिविस्ट अप्रोच से देखेंगे तो बस ये होगा कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, कि भाई वो मॉक इंटरव्यू देने जा रहा है। सिर्फ इतना कंक्लूड करेंगे। तो अगर हम डिफरेंस देखें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म का, तो पॉजिटिविज्म में हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को देखते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को ढूंढते हैं और साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। लेकिन इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में हम लोगों के थॉट्स, इमोशंस, उनके इंटरनल मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच कहती है कि नंबर्स और डाटा के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें समझना चाहिए। सिर्फ ये देखना कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। पर ये समझना कि एक स्टूडेंट जो फेल हो गया, उसने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच है। हमें उसके एक्सपीरियंसेस और फेलियर से कुछ भी सीखने को देता है। ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच होगी। तो इंटरप्रिटेटिव अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो सोशल रियलिटी को सब्जेक्टिव लेंस से देखती है। ये मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन पर फोकस करती है, जो लोग अपने एक्शंस और सोशल इंटरैक्शंस के साथ जोड़ते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। अब इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव में एक अप्रोच है वर्स्टहेन अप्रोच। इसी में एक अप्रोच आएगी वर्स्टहेन अप्रोच। अब वर्स्टहेन अप्रोच या वर्स्टहेन मेथड, ये क्या है? इसका मतलब है, वर्स्टहेन का मतलब अगर हम जाने तो इसका मतलब है एम्फेथेटिक अंडरस्टैंडिंग। वेबर कहते हैं कि अगर हमें किसी इंसान के एक्शन को डीपली समझना है तो हमें उनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। मतलब हम उनके इमोशंस, उनके मोटिव्स और उनके वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, बाय पुटिंग ourselves into the shoes of others, ताकि उनके एक्शंस के पीछे के जो मीनिंग्स है वो हम समझ पाए। तो empathetic understanding, putting yourself into the shoes of other and then understanding the situation of that person and then understanding the emotion, motives and values of that person, कि उस पर्सन के एक्शन के पीछे में क्या इमोशंस है, क्या मोटिव्स है, क्या वैल्यूज है। So this is Worcester approach. So it is the method which is developed by Max Weber. It is developed by Max Weber to interpret social actions. इंटरप्रेट करना है इस मेथड से सोशल एक्शंस को, बाय अंडरस्टैंडिंग
subjective meanings that individuals attach to them. Empathetic understanding से by putting yourself into the shoes of other, फिर आप इंटरप्रेट करेंगे सोशल एक्शंस को और उसके पीछे के सब्जेक्टिव मीनिंग्स को जो इंडिविजुअल उस एक्शन से अटैच कर रहा है. सो द गोल ऑफ वर्स्टेहेन इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द actor's perspective, capturing the internal values, internal motives, internal emotions behind their actions. अब इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं वर्स्टेहेन के. अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट्स हैं. एक है ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और एक है subjective aspect. Objective aspect, it focuses on social actions that are empirically recordable and observable. Or subjective aspects delves into the deeper meanings, motives and values that drive the action. तो ये सोशल एक्शन पे फोकस करेगा विच आर इम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल, इम्पेरिकली रिकॉर्डेबल. और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट जो है वो डीपर मीनिंग्स, मोटिव्स और वैल्यूज, उस एक्शन के पीछे के डीपर मीनिंग्स, मोटिव्स और वैल्यूज को जानने की कोशिश करता है. तो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब है वो चीजें जो हम इजीली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये वो सोशल एक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं और डाटा के रूप में हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. रिकॉर्डेबल है ये, ऑब्जर्वेबल है ये. फॉर एग्जाम्पल शादी का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई शादी हो रही है तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखना काफी आसान है. हम देख सकते हैं कि दो लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और इसको हम लीगली भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू. ये एक इम्पेरिकल यानी कि रिकॉर्डेबल एक्शन है. जब हम इसको देख रहे हैं इसको हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट. तो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में हमें सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट हमें सिर्फ ये बता पाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस एक्शन के पीछे का क्या फीलिंग्स है और क्या वैल्यूज है ये नहीं बता रहा है. सिर्फ ये बता रहा है कि शादी हो रही है, क्या हो रहा है सिर्फ हमें ये पता चल रहा है. जब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव एस्पेक्ट की, तो इस एस्पेक्ट से, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट से हमें उस एक्शन के पीछे के मोटिव्स, मीनिंग्स और इमोशन समझ आते हैं. यहाँ हम एक एक्शन के पीछे का मीनिंग समझ पाते हैं. मान लो कि दो तरीके की शादी हो रही है, एक लव मैरिज हो रही है, एक अरेंज मैरिज हो रही है. अब ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो दोनों शादी ही है, हम देख रहे हैं कि दोनों शादी हो रही है, लेकिन सब्जेक्टिवली इन दोनों के पीछे के मीनिंग्स और वैल्यूज अलग हैं. लव मैरिज, यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपने प्यार की वजह से एक दूसरे से बंध रहे हैं, शादी कर रहे हैं. तो यहाँ वैल्यू है, लव मैरिज में वैल्यू है इंडिविजुअल चॉइस एंड पर्सनल हैप्पीनेस की. जब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की, तो यहाँ पे फैमिली की मर्जी और कल्चरल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. तो यहाँ पर फैमिली, ऑनर और कम्युनिटी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. तो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स का काम है इन इमोशन या इन मोटिवेशन या इन वैल्यूज को समझना, जो बस देखने से नहीं, जो बस देखा नहीं जा सकता पर समझना जरूरी है. तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है. और वर्स्टेहेन क्या करता है, वर्स्टेहेन मेथड जो है इट इंटीग्रेट्स बोथ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड सब्जेक्टिव मीनिंग, allowing more complete understanding of social actions. तो वर्स्टेहेन का मेन कॉन्सेप्ट है दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स को मिला के एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पाना. इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में वर्स्टेहेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि अगर हम सिर्फ डाटा और फैक्ट्स पर फोकस करेंगे
जैसे कि पॉजिटिविज्म में होता है, तो हम इंसान के एक्शन के पीछे के असली मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहता है या वो फोकस करता है क्या हो रहा है पर, क्या हो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं कि क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं कि क्या हो रहा है इस पे ध्यान दो, लेकिन वर्स्टेहन कहते हैं क्यों हो रहा है और कैसे वो समझा जा सकता है ये भी देखना जरूरी है। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहेंगे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। वर्स्टेहन के थ्रू या इंटरप्रिटेटिव अप्रोच कहता है क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये दोनों अप्रोचेस के बीच में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं की टेनेंस या प्रिंसिपल्स, इस पे क्वेश्चन आया है। तो ये पूरे की टेनेंस को मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाती हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो इमेजिन करो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसका नाम है अंजलि। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने अंजलि दे दिया। तो अंजलि अपने प्रिपरेशन की जर्नी पे है। उसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना और वो इसमें अपनी पूरी मेहनत लगा रही है। अब अगर हम उसके एक्शन को इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव के थ्रू देखेंगे तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो कितने घंटे पढ़ रही है, हम देखेंगे कि उसके एक्शंस के पीछे के मीनिंग्स और मोटिव्स क्या हैं। तो इसको हम इस पूरे टेनेंस को, इस पूरे कोर प्रिंसिपल को एक कहानी की तरह समझते हैं। तो पहला की टेनेंस है सब्जेक्टिव मीनिंग। अब अंजलि की पढ़ाई सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्शन नहीं है, उसके लिए ये एक्शन मीनिंगफुल है क्योंकि उसके पीछे कुछ पर्सनल वैल्यूज और मोटिव्स हैं। उसका ये ड्रीम है कि उसको अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है और सोसाइटी में चेंज लाना है। इसके लिए आईएएस बनना, तो उसके लिए आईएएस बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक मिशन है। तो इससे हमने क्या जाना, सब्जेक्टिव मीनिंग जाना। तो थ्रू इंटरप्रिटेटिव अप्रोच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मीनिंग। खाली सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक मिशन है, सोसाइटी में चेंज लाना है, अपना ड्रीम पूरा करना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है। इससे हमने उसके पीछे का सब्जेक्टिव मीनिंग जाना। तो पहला टेनेंस या पहला प्रिंसिपल ये हो गया। सेकेंड इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब अंजलि की दुनिया या रियलिटी जो वो देखती है, वो उसके आसपास जो उसकी रियलिटी है, अंजलि की दुनिया की जो रियलिटी है वो उसके आसपास के लोगों और उसके एक्सपेक्टेशन और उनके एक्सपेक्टेशन से शेप होती है। जो सोसाइटी है उनके एक्सपेक्टेशन से उसकी जो सोशल रियलिटी है वो शेप हो रही है। जैसे सोसाइटी में आईएएस ऑफिसर्स की हाई रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस है, और अंजलि की रियलिटी में आईएएस ऑफिसर का रोल काफी मीनिंगफुल है। सोसाइटी के नजरिए से देखें तो आईएएस ऑफिसर एक बहुत ही आईएएस ऑफिसर बनना एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, उनका काफी इन्फ्लुएंस है। तो अंजलि की रियलिटी में भी आईएएस ऑफिसर का एक रोल काफी मीनिंगफुल है। इसलिए हम कहते हैं कि रियलिटी फिक्स नहीं होती, वो सोशल इंटरैक्शंस और नॉर्म्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है। तो उसकी रियलिटी उसके आसपास के लोग, उसके आसपास की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से शेप हो रही है। दिस इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। फिर थर्ड की टेनेंट है एम्पैथी या वर्स्टेहन। वर्स्टेहन का मतलब ही क्या होता है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम अंजलि की प्रिपरेशन जर्नी को समझना चाहते हैं तो हमें उसके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना पड़ेगा। वर्स्टेहन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें दूसरों के शूज में उतर कर, वी शुड पुट आवरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर, और फिर उनके इमोशंस और उनकी मोटिवेशंस को समझना चाहिए। तो जैसे अगर हम देखें कि वो हर दिन 10 घंटे पढ़ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर की बर्निंग डिजायर और इस मिशन की अर्जेंसी क्या है। हम ये चीज समझेंगे। तो पुटिंग आवरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर। फिर फोर्थ है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अंजलि का कॉन्शियसनेस यानी उसके बिलीव्स, उसके होप्स और एस्पिरेशंस
उसका ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब अंजलि की बिलीफ, उसके होप, उसके एस्पिरेशन, उसके एक्शंस को ड्राइव करते हैं। वो आईएएस ऑफिसर बन के सोशल इम्पैक्ट छोड़ना चाहती है। ये इंटरनल इमोशन और बिलीफ ही उसके एक्शन का फाउंडेशन है। इस एस्पेक्ट में इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव देखता है कि एक्शन के पीछे का इनर वर्ल्ड क्या है, इनर वर्ल्ड को जानता है। दिस इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फिर अगर हम देखें कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दोबारा अंजलि का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हम पूरे टेनेंट्स अंजलि के थ्रू समझ रहे हैं। अगर हम उसकी जर्नी को सही से समझना चाहते हैं तो हमें उसके कल्चरल, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा। मान लो वो एक रूरल एरिया से आई है और उसके आसपास बहुत चैलेंजेस है, रिसोर्सेज की कमी है, जेंडर बायसेस है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब उसकी कल्चरल, उसकी सोशल, उसकी सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को भी जानना। अगर वो रूरल एरिया से है, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं उसकी प्रिपरेशन में, रिसोर्सेज की कमी है, जेंडर बायसेस है, ये सारी चीजें हमें देखना होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसकी मोटिवेशन और एक्शन को, ये जो कॉन्टेक्स्ट है कल्चरल, सोशल, मोटिवेशनल, सिचुएशनल, जो भी ये कॉन्टेक्स्ट है, उसके मोटिवेशन और एक्शंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ये जानना है। तो इसलिए इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहती है कि एक्शन को समझने के लिए उनके कल्चर और सिचुएशन को भी समझना जरूरी है। फिर एक एक और इसका टेनेंट है सिंबॉलिक इंटरैक्शन। तो अंजलि अपने डेली लाइफ में कुछ सिंबल्स और मीनिंग के साथ इंटरैक्ट करती है जो उसके लिए पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसका स्टडी टेबल उसके लिए एक सिंबल है डेडिकेशन का, या उसके मेंटोर का गाइडेंस एक सपोर्ट का सिंबल है। तो सोशल इंटरैक्शन और सिंबल्स के थ्रू ही वो अपनी रियलिटी को डिफाइन और रीइंफोर्स करती है। उसका स्टडी टेबल उसके डेडिकेशन का सिंबल है, उसके मेंटोर का गाइडेंस उसका एक सपोर्ट का सिंबल है। दिस इज सिंबॉलिक इंटरैक्शन विच इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। अब इसकी पूरी थ्योरी है इंटरैक्शनिज्म पे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड्स। अगर हमें उसके एक्सपीरियंस को ट्रूली समझना है तो हम सिर्फ नंबर्स या डाटा से काम नहीं चला सकते। हमें इसके एक्सपीरियंस को समझने के लिए इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए, हमें इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए जो उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कैप्चर कर सके। क्वालिटेटिव मेथड जैसे इंटरव्यू हमें इस तरह की सब्जेक्टिव मीनिंग्स को समझने में हेल्प करते हैं जो कि सिर्फ हम सर्वेज और क्वांटिटेटिव डाटा से नहीं समझ सकते। जब हम इंटरव्यू करेंगे तो इन डेप्थ हम समझेंगे उसके एक्सपीरियंसेस को कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हैं, क्या मोटिवेशन है, ये सारी चीजें, क्या इमोशंस हैं उसके। तो क्वालिटेटिव मेथड्स। फिर एंटी पॉजिटिविज्म। तो इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करता है, यानी ये अप्रोच कहता है कि हम सोशल रियलिटीज को साइंस की तरह ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अंजलि के सपने, उसके एस्पिरेशंस को हम एक साइंटिफिक फॉर्मूला से, एक साइंटिफिक फॉर्मूला से नहीं समझ सकते। इस अप्रोच में सब्जेक्टिविटी और पर्सनल मीनिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है जो पॉजिटिविज्म पे नहीं होता। तो एंटी पॉजिटिविज्म भी हम एक इंटरप्रिटेटिव के कोर प्रिंसिपल या टेनेंट्स में लिख सकते हैं। हालांकि नॉन पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म के बीच में डिफरेंस है कि एंटी पॉजिटिविज्म आउटराइटली रिजेक्ट करता है और जो इंटरप्रिटेटिव है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों को लेता है। लेकिन अगर टीनेंट्स में लिखना चाहें तो हम एंटी पॉजिटिविज्म वाला भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि सोशल रियलिटीज को हम साइंस की तरह ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते और कुछ आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है उसी तरीके से आप करोगे। क्योंकि अगर आप कुछ और डाल दोगे और वो
एंटी पॉजिटिविज्म वो बिल्कुल नॉन पॉजिटिविज्म से डिफरेंशिएट करता हो, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो अगर आप एंटी पॉजिटिविज्म एज अ टेनेंट डाल रहे हो, तो आप डालोगे कि सोशल रियलिटीज को हम साइंस की तरह ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते, तो साइंटिफिक फॉर्मूला वाला पॉइंट डालना जरूरी है। फिर गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का मेन गोल है कि हम एक्शंस को समझ पाए। उन्हें प्रिडिक्ट या क्वांटिफाई करना इसका मेन गोल नहीं है, सिर्फ समझना इसका गोल है। अंजलि के यूपीएससी प्रिपरेशन में जो डेडिकेशन और पैशन है, उसे समझना इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो डेली कितने घंटे पढ़ रही है, बल्कि उसके इंटेंशंस और इमोशंस को समझना मेन पर्पस है। तो ये इसका मेन गोल है। अब इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में ही कुछ मेजर अप्रोचेस आती हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उसकी कुछ अप्रोचेस हैं। तो इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी में कुछ अप्रोचेस हैं जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, ड्रामाटर्जी है, फिनोमेनोलॉजी है और एथनो मेथोडोलॉजी है। ये सारे इसी की अप्रोचेस हैं। ये सभी अप्रोचेस एक ही गोल को फॉलो करते हैं, ये समझना कि इंसान अपनी सोशल रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट, इंटरप्रेट और एक्सपीरियंस करता है। इन सबका गोल यही जानना है कि इंसान अपनी सोशल रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है और कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर बहुत शॉर्टली इनके बारे में बताऊं, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का मतलब है सिंबल्स के थ्रू मीनिंग क्रिएट करना। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अपने आसपास के सिंबल्स, जेस्चर्स और लैंग्वेज के थ्रू मीनिंग क्रिएट करता है। जब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो सिंबल्स का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं और एक शेयर्ड मीनिंग बनाते हैं। तो ये जो शेयर्ड मीनिंग है, ये शेयर्ड मीनिंग ही हमें बताता है कि किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। सोचो अगर एक क्लास में कोई भी बच्चा हैंड रेज करता है, तो ये एक सिंबल है कि वो कुछ कहना चाहता है या वो कुछ पूछना चाहता है। तो ये एक सिंपल जेस्चर है। ये हमें बताता है कि उसका पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट कैसा है। जैसे जैसे वो और स्टूडेंट्स जैसे जैसे और स्टूडेंट इस जेस्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इस शेयर्ड मीनिंग को समझने लगते हैं कि हैंड रेज का मतलब है बोलने का सिग्नल या कुछ समझने का सिग्नल। ये चीज है। इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं बस हल्का फुल्का बता रही हूँ आपको। फिर ड्रामाटोलॉजी। ड्रामाटोलॉजी मतलब है कि सोशल लाइफ एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह है। तो ये एरविन गॉफमैन ने डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंग हमारा सोशल लाइफ एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह होता है, जहां लोग अपने आप को एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये भी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर लोग एक स्पेसिफिक तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो दूसरों पर एक डिजायर्ड इंप्रेशन छोड़ सके। तो ड्रामाटर्जी में रोल्स, सेटिंग्स और स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्टर्स स्टेज पे रोल प्ले करते हैं, वैसे ही हम अपने डेली लाइफ में रोल प्ले करते हैं, इनका ये मानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने सीनियर्स के सामने जब बात करते हैं या अपने टीचर्स के आगे जब बात करते हैं, तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बात करते हैं। जब आप कुछ पूछते हैं, तो आप एक तमीज से पूछते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट होने का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो ये एक फ्रंट स्टेज रोल है जो आप प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स और कैजुअल होते हैं। तो ये उसका बैक स्टेज, ये आप लोगों का बैक स्टेज बिहेवियर है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। फिर एक इसमें आता है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी मतलब लाइव एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना। तो ये अप्रोच ये कहता है कि अगर हम लोगों का सोशल रियलिटी को समझना चाहते हैं, तो हमें
अगर हमें लोगों की सोशल रियलिटी को समझना है तो हमें उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और उनके कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। इसका फोकस इंडिविजुअल्स के फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव पे होता है, यानी वो अपनी लाइफ को कैसे देखता है और उनके लिए हर चीज का क्या मीनिंग है। कोई स्टूडेंट है, अगेन एग्जांपल स्टूडेंट का दे रही हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके ना। तो एक स्टूडेंट है जो रूरल बैकग्राउंड से आता है और यही यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए सिटी में रहना और रिसोर्सेज का एक्सेस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। फिनोमेनोलॉजी कहता है कि अगर हम उस स्टूडेंट की जर्नी को समझना चाहते हैं तो हमें उसके व्यू पॉइंट से समझना होगा कि वो अर्बन लाइफस्टाइल और एजुकेशन के नए एक्सपीरियंस को कैसे परसीव कर रहा है। तो लाइव्ड एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना फिनोमेनोलॉजी है। फिर अगर हम बात करें एथनो मेथोडोलॉजी की, एथनो मेथोडोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी है सोशल ऑर्डर और नॉर्म्स को मेंटेन करना। तो एथनोमेथोडोलॉजी देखता है कि लोग अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से रूटीन इंटरैक्शंस के थ्रू सोशल नॉर्म्स और ऑर्डर को, सोशल नॉर्म्स और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस तरीके से रूटीन इंटरैक्शन करके वो सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। यानी लोग अपने आसपास के सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं और उन्हीं के थ्रू एक सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो ये चीज है। ये सारे पर्सपेक्टिव हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इंटरप्रिटेटिव की ब्रांचेस है और ड्रामाटर्जी जो है वो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। अब ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ दी है, प्लीज इसको रट जाना। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, एक एक दो दो दिन लग जाते हैं इतना प्रिपेयर करने में। मैं जानती हूँ कुछ ज्यादा डिटेल में है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ऑप्शनल है। अगर इतना डिटेल में नहीं दूंगी तो आप लोग आंसर्स नहीं लिख पाओगे, और मैं नहीं खेलना चाहती आपकी प्रिपरेशन के साथ। तो ये चीज है, इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, ये उसका स्टार्टिंग का है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और फिर ये वोस्टेहन के बारे में दिया है इसमें, फिर इसके की टीनेंस हैं, उसके बाद ये अप्रोचेस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये मैंने हल्का फुल्का आप लोगों को बता दिया कि ये सारी चीजें अप्रोचेस हैं, लेकिन जब आप इंटरप्रिटेटिव का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको एकदम इस तरीके से शॉर्ट वे में आपको लिखना है। फिर मेथोडोलॉजी अगर हम देखें तो क्या मेथड्स यूज करते हैं, तो क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, जैसे एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यू, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट एंड टेक्सुअल एनालिसिस, लाइफ हिस्ट्री एंड नरेटिव एनालिसिस, फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस मतलब लाइव एक्सपीरियंस को जानना, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी इंसान के कल्चरल, सोशल, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को जानना और फिर समझना। वोस्टर्न अप्रोच का यूज करते हैं और इंडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच मीन्स डिराइव थ्योरीज फ्रॉम डाटा एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन टेस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस। फिर इसका सिग्निफिकेंस है, क्या-क्या इंटरप्रिटेटिव का सिग्निफिकेंस है, ये आप नॉन पॉजिटिविज्म में भी डाल सकते हो, और इसका सिग्निफिकेंस आप पॉजिटिविज्म के लिमिटेशंस में भी डाल सकते हो। फिर लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, ये मैंने शॉर्टली दे दिया है क्योंकि क्वेश्चन आया है ना, सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस पे और लिमिटेशन पे क्वेश्चन आया है। अभी सोनली मेथोडोलॉजी पे नहीं पूछा है, इसलिए मैंने मेथोडोलॉजी भी इंक्लूड कर दिया है इसमें। फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, ट्राइंगुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के बीच में। तो इसको रीड कर लेना, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी, ट्राइंगुलेशन, थिक डिस्क्रिप्शन, पीयर रिव्यू एंड डीब्रीफिंग, पार्टिसिपेंट वैलिडेशन, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, एथिकल सेंसिटिविटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डाटा एनालिसिस, नए सॉफ्टवेयर आए हैं, एन वीवो, एटलिस टीआई, एटलिस डॉट टीआई, ये इंक्लूड करना, बिल्कुल लिखना है ये पेपर में, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हैं, और मेहनत लगती है और आपको बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ आपको याद करना है, रटना है इसको, और थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप से रिवाइज करना है और आंसर राइटिंग करनी है। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। अब मैं तो आपके बदले पेपर दे के नहीं आऊंगी, पेपर तो आपको देना है। तो अगर थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी कीजिए, तभी इस चीज का पूरा यूज हो पाएगा ना, इस चीज का एडवांटेज आप तभी उठा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव्स, इनको अच्छे से देख लेंगे।
So thank you. Keep studying, keep working hard. Bye.